श्रीमती गीता शरणागत, शिक्षक, शासकीय आदर्श पूर्व माध्यमिक शाला सुहागपुर, संकुल केंद्र कोचवाय, विकासखंड, जिला गरियाबंद। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारी पढ़ाई तुम्हारे द्वार ऑनलाइन क्लास में। आज हम विषय विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 8वीं शीर्षक संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक की चर्चा करने वाले हैं। इस क्षेत्र में हम सर्वप्रथम समझेंगे कि रेशे क्या हैं, इनका वर्गीकरण, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनके स्रोत क्या है, संश्लेषित एवं प्राकृतिक रेशे क्या हैं, प्लास्टिक किस प्रकार से बनता है और प्लास्टिक का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, हम सब सर्वप्रथम जानने का प्रयास करते हैं या हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो हम वस्त्र पहनते हैं यह अलग अलग ऋतुओं में हम भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? ये वस्त्र किससे निर्मित होते हैं? क्या वस्त्र एक ही प्रकार के तंतुओं से मिलकर बने होते हैं? तो देखिए बच्चों, ये जो वस्त्र जो हैं रेशों से बने हुए होते हैं, जिन्हें तंतु या फाइबर कहते हैं। यह एक छोटी पतली पतली धागे की लड़ियाँ होती हैं और लड़ियों से मिल करके ये रेशे बनते हैं। अलग अलग प्रकार के रेशे जो हैं, जो कलर किए हुए हैं, इसको आपको पिक्चर में दिखाया गया है। ये अलग अलग प्रकार के रेशे होते हैं। ये रेशे हमें प्रकृति में कई रूपों में मिलते हैं। इन रेशों को हम अपने नोटबुक में इस तरीके से लगा सकते हैं और प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आपने देखा होगा पिछली कक्षा में क्लास 6 में रेशों से वस्त्र तक, रेशों से वस्त्र कैसे बनते हैं इसको भली मानती हमने आपको लोग को बताया था कि रेशे जो होते हैं ताना और बाना बुनाई के द्वारा बनते हैं। खड़ा धागा ताना कहलाता है और आड़ा धागा जो है वो बाना कहलाता है। इस प्रकार ताना और बाना की बुनाई करके वस्त्र का निर्माण होता है। इस पिक्चर में बच्चे ताना बाना की बुनाई करके छीन की पत्तियों के द्वारा वस्त्र निर्माण की विधि को समझ सकते हैं। आप लोग भी इस तरीके से वस्त्र निर्माण की विधि को समझ सकते हैं। इसमें शॉर्टन रिबन के द्वारा इस बच्ची के द्वारा ताना बाना विधि के द्वारा वस्त्र निर्माण की विधि को समझाया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो भी वस्तु हैं उनसे हम इस विधि को समझने की कोशिश करते हैं। ताना बाना के द्वारा, छीन की पत्तियों के द्वारा भी ताना बाना करके हम वस्त्र निर्माण की विधि को समझ सकते हैं। शॉर्टन रिबन के द्वारा भी हम ताना बाना विधि को समझ सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। रेशों के प्रकार और स्रोत में रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। कृत्रिम को संश्लेषित रेशे भी कहा जाता है। प्राकृतिक रेशे जो है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मिलते हैं, जैसे वनस्पति से प्राप्त रेशे और जंतुओं से प्राप्त रेशे। वनस्पति से प्राप्त रेशे जैसे कपास, सेमल, जूट, नारियल का रेशा, और जंतुओं से प्राप्त रेशों में शेमल आ जाएगा और ऊन होते हैं। और कृत्रिम रेशे आपने देखा होगा, यह कृत्रिम या संश्लेषित जो है मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। अब संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे हम माला में एक एक मोती पिरो करके हम माला तैयार करते हैं, उसी तरीके से जो एक रेशा होता है एक इकाई का काम करता है और एक एक रेशा एक एक इकाई मिल करके संश्लेषित रेशे का निर्माण करता है। तो बच्चों, बहुलक जो है प्रकृति में भी पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कपास भी क्या होता है, एक बहुलक होता है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज की बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से बनता है। रबर, रेशम, लकड़ी आदि भी बहुलक होते हैं। इस प्रकार मनुष्यों द्वारा कारखानों में बनाए गए प्लास्टिक, पाइप, बोतलें, बाल्टियाँ आदि भी बहुलक होते हैं। संश्लेषित रेशों के प्रकार। अब हम आते हैं संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। रेयॉन जो संश्लेषित रेशा होता है यह रेशम के कीटों से प्राप्त होता है। ये बहुत महंगा होता है, अत्यधिक सुंदर होता है और इसे कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। ये रेयॉन में कपास मिला करके चादरें और ऊन बनाई जाती हैं। रेयॉन को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। नायलॉन का अब सेकंड है नायलॉन। नायलॉन जो होता है यह मानव निर्मित रेशा होता है। यह आसानी से कपड़े के निर्माण में इसका अत्यधिक प्रचलित होता है। ये अत्यधिक इसके कपड़े बनाए जाते हैं, है ना, क्योंकि आसानी से इसकी धुलाई करने पर ये सूख जाता है। और पैरासूट, रस्सी इत्यादि भी बनाई जाती है। इसी तरीके से पॉलिस्टर और एक्रिलिक का भी रेशा होता है। पॉलिएस्टर जो होता है वास्तव में एक रसायन एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। पॉलिएस्टर जो होता है वो एस्टर का बहुलक होता है और इसके बने कपड़े पॉलीवुल, टेरिकॉट होते हैं। अब हम आते हैं प्लास्टिक।
प्लास्टिक जो होता है संश्लेषित रेशों की तरह ही प्लास्टिक भी एक बहुलक होता है। प्लास्टिक में इकाइयों की व्यवस्था इस प्रकार होती है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, है ना। प्लास्टिक सीधी श्रृंखला में होता है और प्लास्टिक जो होता है वह तिर्यक स्थिति में भी होता है। अब हम आते हैं प्लास्टिक में। प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक भी दो प्रकार से होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बच्चों, तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? हाँ, आपने देखा होगा कि कोई वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो यह आसानी से मुड़ जाती है और विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो विकृत हो जाता है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जैसे पॉलीथीन और पीवीसी। इसका उपयोग जैसे खिलौने, कंघी, बर्तन आदि बनाने में होता है। अब दूसरा प्लास्टिक जो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, जैसे बेकेलाइट, कुकर के जो हैंडल बनते हैं, मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इससे बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे आदि के काम में लाया जाता है। मेलामाइन जो होता है, मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ होता है। यह आग का प्रतिरोधक होता है और प्लास्टिक की उपेक्षा ऊष्मा को क्या करता है, यह सहने की क्षमता रखता है। वहीं टेफ्लॉन जो होता है एक विशिष्ट प्लास्टिक होता है जिसमें तेल नहीं चिपकता और इसलिए भोजन पकाने वाले बर्तनों में भी इसका उपयोग पात्रों पर चिपकने वाली परत के रूप में होता है। आप देख रहे होंगे प्लास्टिक के विभिन्न वस्तुएं जो हम घर में नित्य उपयोग करते हैं। प्लास्टिक के बहुत सारे गुण होते हैं। प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण देखें तो प्लास्टिक जो है अनअभिक्रियाशील होता है, यह किसी से क्रिया नहीं करता है, हल्का होता है, मजबूत होता है और कुचालक होता है। है ना। खाना बनाने वाले बर्तनों के हत्थे जो है और बिजली के तार का कवर बनाने में इसका उपयोग होता है। अब प्लास्टिक और पर्यावरण की बात आती है तो प्लास्टिक का हमारे पर्यावरण पर किस प्रकार असर पड़ता है ये आप सभी जानते हैं। तो प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे प्लास्टिक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे सूक्ष्म जीवों आदि की क्रिया से अपघटित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते उन्हें हम जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो इस प्रकार से निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय पदार्थों को हम समझ सकते हैं। प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं, इसलिए यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन गया है। इसे जलाने पे विषैली गैस निकलती है। आइए इस समस्या का समाधान कैसे करें। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ कॉलोनी में या आसपास दो कूड़ेदान के डिब्बे नगर निगम द्वारा दिए गए हैं, नीले कूड़ेदान और हरा कलर का कूड़ेदान। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग की हुई वस्तु को हम फेंकते हैं या डालते हैं। प्लास्टिक, धातुएं जैसे कांच और वे पदार्थ जो कूड़े के ढेर में अपघटित नहीं होते उन्हें अजैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ या नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। हरे कूड़ेदान में रसोई घर एवं अन्य गीला कचरा डालते हैं। ये अपशिष्ट जो मिट्टी में दबने पर पुनः अपघटित हो जाते हैं और इसीलिए इन्हें जैव निम्नीकरणीय या बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों को बचाने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। कपड़े और जूट से बनी हुई थैलों का उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक के उपयोग से हमको बचना चाहिए। बच्चों, हमको ध्यान में रखना चाहिए कि अपशिष्ट जो होते हैं वो जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय में अलग अलग हमका निस्तारण करना चाहिए। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित किया जा सकता है। 4R सिद्धांत को याद रखना चाहिए और रिड्यूस यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ को रोकने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। 4R सिद्धांत के अंतर्गत हमको 4R सिद्धांत याद रखना होगा, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल और रिकवर। रिड्यूस में कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए हमें। रीयूज में पुनः चक्रण करना चाहिए, पुनः उपयोग करना चाहिए। रिसाइकिल में पुनः इसका चक्रित हो जाता है प्लास्टिक का और रिकवर में पुनः हमको प्लास्टिक प्राप्त हो जाता है। तो हमको स्वयं में पर्यावरण के हित के लिए ये आदतें विकसित करना चाहिए। आइए बच्चों, हमने क्या सीखा इस लेसन में। इस लेसन में हमने सीखा कि कृत्रिम रेशे मनुष्य द्वारा एवं रासायनिक विधियों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये कृत्रिम या संश्लेषित रेशे या मानव रेशे कहलाते हैं। अब संश्लेषित रेशे जो होते हैं यह रासायनिक पदार्थ की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनती हैं और ये इकाइयाँ जो है छोटी छोटी इकाइयाँ बड़ी इकाइयाँ बनाती हैं और जो बहुलक या पॉलीमर कहलाती है। रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक आदि जो कृत्रिम रेशे होते हैं।
कृत्रिम रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं और प्लास्टिक का पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग किया जा सकता है। संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे हम उनके गुणों का लाभ ले सकें और पर्यावरण भी प्रदूषित न हो। तो आइए बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम अभ्यास के प्रश्न करें। अब देखिए, आपके सामने अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं। संश्लेषित रेशे क्या हैं? पौधे से प्राप्त रेशे या रासायनिक पदार्थों से निर्मित रेशे या जंतुओं से प्राप्त रेशे या उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार आप अभ्यास के प्रश्नों को घर में नोटबुक में करिए और अपनी समझ बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।